डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो देख लेते भाई। सबसे पहले हमारे पास है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री में हम मैटर्स के जो कंपोजिशन है और उसके जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उनके बारे में हम फिज़िकल केमिस्ट्री में इनके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। जैसे H2O के कंपोजिशन में हमें पता है कि H2O में 2 हाइड्रोजन एटम और दो ऑक्सीजन एटम आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है, वाटर, यानी कि H2O बनाता है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये वाटर की क्या है, फिजिकल एक प्रॉपर्टीज़ है। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, ये प्रॉपर्टीज़, ये फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंपोजिशन ऑफ वाटर, यानी कि H2O की जो कंपोजिशन है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस रिलेशनशिप के बारे में हम फिजिकल केमिस्ट्री में इसी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। और इसके अलावा कोई भी थिंग्स या कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, जो कम्बिनेशन होता है, उसके पीछे जो लॉ या प्रिंसिपल होता है, उसके बारे में हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री। और अब आते हैं भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम मौजूद हो, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इसके डेरिवेटिव्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन, ये मीथेन गैस CH4, ये हाइड्रोकार्बन है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इसके डेरिवेटिव्स, अब डेरिवेटिव्स क्या है, जैसे कि देखा जाए तो यहाँ पे NH3, ये क्या है, NH3 ऑर्गेनिक कंपाउंड तो नहीं है, लेकिन जब CH3 इस NH3 के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे जब CH3 आ जाए तो ये क्या बन जाते हैं भाई, ये डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। तो इसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसके बारे में भी स्टडी करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हाइड्रोकार्बन और इसके डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम तमाम एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, सिवाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़ के तमाम एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स के बारे में हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे कि NaCl। अब हमारे पास नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, लब से बायो से ही हमें पता चल रहा है भाई लाइफ के बारे में ही जिक्र हो रहा है। तो यानी क्या, इसमें हम ऐसे रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे सब्सटेंस के रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे सब्सटेंस के स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशन, रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड होता हो। यानी कि इंसान सिर्फ इंसान की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर जितने भी जो रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, जितने भी रिएक्शंस होते हैं, ऐसे सब्सटेंस, इसके कंपोजिशंस और इसके स्ट्रक्चर और इसके रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं भाई बायोकेमिस्ट्री में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है भाई C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। ये खुराक में मौजूद होता है। जब हम खुराक लेते हैं तो ये जो हमारे जिस्म के अंदर जाके रिएक्शन करके हमारे पास क्या आता है, एज प्रोडक्ट के तौर पर ATP हमें मिल जाता है, यानी कि एनर्जी हमें मिल जाता है। तो इन सारे रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं भाई बायोकेमिस्ट्री में। अब नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री लब से इंडस्ट्रियल से हमें मालूम हो रहा है कि भाई इंडस्ट्री के बारे में जिक्र हो रहा है, यानी कि इसमें हम वो तमाम प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं जो इंडस्ट्रियल केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, ऐसे प्रोसेस जिसके ज़रिए कोई लार्ज स्केल में सिंथेटिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, यानी कि उन तमाम प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर होने वाले वो तमाम प्रोसेस जिसके ज़रिए सिंथेटिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, उसके बारे में हम पढ़ते हैं भाई। इस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। जैसे कि फर्टिलाइज़र्स, गिलास, सीमेंट्स, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस के बारे में हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। अब नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम
लफ्ज़ से न्यूक्लियर से मालूम हो रहा है कि भाई न्यूक्लियस, तो इसमें हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। और दूसरा रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम स्टडी करते हैं। रेडियो एक्टिविटी, हमारे पास नेचर में ऐसे हाईली अनस्टेबल एटम्स हैं जिससे मुसलसल रेडिएशन इमिट होती रहती है। मुसलसल स्टेबल होने के लिए मुसलसल रेडिएशन इमिट होते रहते हैं भाई। इसे हम रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। और ऐसे एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। ऐसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 82, जिसका एटॉमिक नंबर 82 या 82 से ज़्यादा हो, वो सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आ जाता है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मेडिसिन में भी यूज़ होता है। जैसे ये जो कैंसर के जो ट्रीटमेंट होता है, इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वाइडली यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है वही इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम कंपोनेंट्स के बारे में, यानी कि जो इन्वायरमेंट में मौजूद जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, पहला बात। और कंपोनेंट्स के दो टाइप होते हैं, जैसे बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं भाई, तमाम लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म ये बायोटिक में आ जाते हैं। और एबायोटिक में जैसे टेम्परेचर, एयर और दूसरे नॉन लिविंग है, ये सारे एबायोटिक में आ जाते हैं जो इन्वायरमेंट में मौजूद हो। और दूसरा, इसमें हम इंसान के जो एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे जो असरात पड़ते हैं, उस इफेक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। जैसे कि ये जो गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ते हैं, ये धुआं सबसे पहले तो ये एयर को पोल्यूट करता है। और दूसरा, जैसे जहरीले गैस, टॉक्सिक गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एटमॉस्फेयर में जाके ऊपर ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करके ओजोन लेयर को, यानी कि O3 को O2 में कन्वर्ट करता है। इस तरह ओजोन लेयर क्या होता है भाई, पतला हो जाता है। और जिसकी वजह से ओजोन लेयर में ओजोन होल हो जाता है। और ओजोन होल होने की वजह से ये जो अल्ट्रावायलेट जो रेस है वो डायरेक्ट ज़मीन पर आ जाते हैं। और जिसकी वजह से स्किन कैंसर वगैरह हो जाते हैं और भी नुकसानात हो जाते हैं। इस बैड इफेक्ट के बारे में भी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं भाई। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम ऐसे ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पर जो इफेक्ट पड़ते हैं, इस इफेक्ट के बारे में हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम कंपोनेंट्स की या कंपाउंड्स की एनालिसिस और सेपरेशन करते हैं भाई, इनके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे एनालिसिस के भी 2 टाइप है भाई। एक है हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस और सेकंड हमारे पास है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, इसमें हम जैसे एग्जांपल तौर पर लिया जाए भाई CH4। इस क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम देखते हैं भाई इस कंपाउंड्स में कौन कौन से एटम्स हैं। जैसे मीथेन गैस में कार्बन एटम है और दूसरा हाइड्रोजन एटम है। तो हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम देखते हैं कि भाई कंपाउंड्स में कौन कौन से एटम मौजूद है, ये हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखते हैं, स्टडी करते हैं। और दूसरा क्वांटिटेटिव में हम इसके रेशो देखते हैं। जैसे इसमें 1 कार्बन के एटम्स और 4 हाइड्रोजन एटम्स, तो ये है इसके रेशो 1:4। इसके बारे में हम स्टडी करते हैं भाई क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम रेशियो देखते हैं, कंपाउंड्स के रेशियो देखते हैं एनालिसिस। और सेकेंडली हमारे पास है सेपरेशन में जैसे हम इसमें सेपरेशन से लफ्ज़ सेपरेट से मालूम पड़ता है कि भैया अलग करना, यानी कि तोड़ना, अलग करना। जैसे हम NaCl को जब इसको तोड़ा जाए तो ये बनता है Na+ और Cl नेगेटिव। जब NaCl को
तोड़ा जाए तो इन्हें प्लस और Cl नेगेटिव बनता है, यानी कि सेपरेट होता है। तो इसके बारे में स्टडी करते हैं हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में, यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम कंपाउंड्स के एनालिसिस और सेपरेशन के बारे में स्टडी करते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आए होंगे भाई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।